एक शब्द इमरजेंसी बोलने से समझ में नहीं आता। क्या हुआ इमरजेंसी मतलब क्या? इमरजेंसी का मतलब कि देश के तमाम राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता उस समय जितने थे उनको रातों रात गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जिनका भी नाम लीजिए आप, और पूरे देश में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल में बंद किया गया। ये थी इमरजेंसी। और ऐसी गिरफ्तारी की 10-20 दिन में छूट जाएंगे ऐसा नहीं, कब छूटेंगे पता नहीं। 6 महीना, 9 महीना, 11 महीना, 19 महीना, क्योंकि कोई कोर्ट बेल देने के लिए तैयार नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का क्या औचित्य था? प्रेस की आज़ादी पर अंकुश लगा दिया गया। सभी राजनीतिक दलों के कार्यालय पर ताले लगा दिए गए। कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई बंद नहीं। अगर कोई हिम्मत करेगा तो उसको पकड़ कर जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। और इसलिए मित्रों, ये जो इमरजेंसी है इसका मैं एक पक्ष केवल, क्योंकि अब मीडिया के लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं, ताकि सेंसरशिप क्या है यात्रा का जिक्र किया नंद किशोर जी ने, विस्तार से इसका बैकग्राउंड बताया रविशंकर जी ने। लेकिन प्रेस की आज़ादी को कैसे कुचला गया, यानी अंग्रेजों ने भी इस प्रकार का अंकुश नहीं लगाया था प्रेस की आज़ादी पर जिस प्रकार का अंकुश इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी के दौरान लगाया था। मित्रों, दिल्ली में एक सड़क का बहादुर शाह जफर मार्ग, उस जमाने में देश के जितने महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे उनके दफ्तर उसी सड़क पर हुआ करते थे। रात को जैसी इमरजेंसी घोषित हुई, अखबारों के दफ्तर के बिजली के लाइन काट दिए गए ताकि अगले दिन अखबार प्रकाशित ना हो सके। और अगर गलती से कहीं अखबार छप गया तो अखबारों के बंडल को हॉकर के हाथ से छीन लिया गया, हॉकर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और आदेश था बिजली काट दो, मशीन रोक दो, बंडल छीन लो, ताकि लोगों को ये पता न चल सके कि सेंसरशिप लागू हो गई, इमरजेंसी लागू हो गई है। महीनों महीनों लोगों को ये पता नहीं था कि कौन कौन नेता गिरफ्तार हुए, क्योंकि अखबार में छपने पर रोक लगी थी। 2 महीने 4 महीने के बाद पड़ा कि अटल जी भी गिरफ्तार हैं, चरण सिंह भी गिरफ्तार हैं, और अगर मालूम पड़ा तो किस जेल में है ये जानकारी किसी को नहीं। ये थी प्रेस की सेंसरशिप। हर अखबार के दफ्तर में एक सरकारी अधिकारी बैठा दिया गया। कोई भी पॉलिटिकल समाचार उसकी अनुमति के बिना छप नहीं सकता है। आई.के. गुजराल थे उस समय देश के आईबी मिनिस्टर। वो ठीक से प्रेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उनको हटाकर विद्याचरण शुक्ल को नया आईबी मिनिस्टर बनाया गया। कुलदीप नैयर का आपने नाम सुना होगा। कुलदीप नैयर सहित 250 से ज़्यादा पत्रकारों को इमरजेंसी में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 50 से ज़्यादा पत्रकार कैमरामैन को की मान्यता रद्द कर दी गई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग कर दिया गया और बिजली का बकाया, नगर पालिका के बकाये के नाम पर अखबारों के दफ्तरों पर इनकम टैक्स और बाकी के छापे पड़ने लगे। बैंकों को कहा गया कि अखबार को कोई कर्ज नहीं देगा। मैं विस्तार से अगले एक ही विषय की चर्चा कर रहा हूँ ताकि ये समझ में आए कि जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं उन्होंने अपने समय में लोकतंत्र का किस प्रकार कुचला था। कुछ अखबारों ने हिम्मत करके 26 जून को संपादकीय को ब्लैंक छोड़ दिया, यानी अखबार में संपादकीय की जो जगह होती है वहाँ कुछ नहीं था, खाली जगह अपना विरोध प्रकट करने के लिए कि आपने जो आज़ादी पर अंकुश लगाई है हम इसका विरोध करते हैं। एक अखबार ने बड़ी चालाकी से सेंसर अधिकारी की नज़र छुपाकर एक शोक संदेश छाप दिया, और शोक संदेश क्या था? आज़ादी की माँ और स्वतंत्रता की बेटी, आज़ादी की माँ और स्वतंत्रता की बेटी लोकतंत्र की 26 जून 1975 को मृत्यु हो गई। ये समाचार शोक संदेश के रूप में अखबार में छपा। मित्रों, पत्रकार बैठे बुरा नहीं मानेंगे, अधिकांश अखबारों ने घुटने टेक दिए।
केवल इंडियन एक्सप्रेस के रामनाथ गोयनका, स्टेट्समैन के सीआर ईरानी और कुलदीप नैयर जैसे लोग थे जिन्होंने घुटना टेकने से इनकार कर दिया, और उनको किस प्रकार की यात्रा प्रताड़ना उनको दी गई। और इतना ही नहीं, संसद और न्यायपालिका का जो समाचार है वो भी छाप नहीं सकते हैं। अगर संसद का कोई समाचार सरकार के खिलाफ में गर्वी जी ने भाषण किया तो वो समाचार नहीं छपेगा। अगर कोई कोर्ट ने, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला दिया जो सरकार के विरुद्ध है, तो संसद और न्यायपालिका के समाचारों को भी छापने पर और रोक लगा दी गई। नानी पालकीवाला देश के सबसे बड़े वकील थे, वो इंदिरा गांधी के वकील थे, और इंदिरा गांधी को जो थोड़ी राहत मिली वो उन्हीं के कारण मिली थी। लेकिन जब इमरजेंसी लगी तो नानी पालकीवाला ने इंदिरा गांधी का वकील बनने से इनकार कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। लेकिन वो त्याग पत्र का समाचार देश के किसी अखबार ने नहीं छापा क्योंकि सेंसरशिप लगी हुई थी। भारत में तो अंकुश लगा ही हुआ था। विदेशी अखबार जो दिल्ली, अमेरिका के जो अखबार थे, इंग्लैंड के अखबार थे, वहाँ समाचार छपने लगे और लोग बीबीसी सुना करते थे। चोरी छिपे एकमात्र, उस जमाना टीवी का जमाना नहीं था, रेडियो का जमाना था, और ऑल इंडिया रेडियो में समाचार आते थे जो सरकार चाहती थी। एकमात्र बीबीसी था जहाँ लोग चोरी छिपे रात को गांव देहात में बीबीसी सुनते थे, और बीबीसी ने जो कह दिया वही ब्रह्म वाक्य लोग मानते थे। एकमात्र बीबीसी था। और बीबीसी के जो भारत के कॉरेस्पॉन्डेंट थे मार्क टूली, उनको रातों रात भारत छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर जो और बड़े बड़े अखबार थे उनको भारत छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। कार्टून और व्यंग छापने पर भी रोक थी, क्योंकि अगर कोई कार्टून छाप दिया जो इंदिरा गांधी का मजाक करते हुए व्यंग अगर छाप दिया तो उस पर भी सेंसरशिप लागू थी। दक्षिण से उस जमाने में एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था शंकर्स वीकली। उस शंकर्स वीकली का अपना प्रकाशन बंद करना पड़ा, चूंकि वो चुटकुले और व्यंग की ही पत्रिका थी, उसको अपना प्रकाशन बंद करना पड़ा। और शंकर्स वीकली के संपादक ने अंतिम जो उनकी पत्रिका थी उसमें लिखा, तानाशाह कभी हंसी स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि तब लोग तानाशाह पर हंसेंगे, और इसे शंकर्स वीकली को बंद करना पड़ा। जो समर्थक, जो कलाकार, रेडियो के गायक जिसका जिक्र अभी रविशंकर जी ने किया, जो सरकार के समर्थक नहीं थे, यूथ कांग्रेस ने जिन लोगों को बुलाया उन लोगों के कार्यक्रम में नहीं गए, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। उस जमाने के सबसे बड़े गायक थे किशोर कुमार, उनके रोमांटिक गानों के भी प्रसारण पर रोक लगा दी गई। गुलजार की फिल्म आई थी आंधी, और आंधी पिक्चर के अंदर सुचित्रा सेन और संजीव कुमार को इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के रूप में दिखाया गया था। तो गुलजार की फिल्म आंधी को प्रतिबंधित कर दिया गया। एक अमृत नाहटा हुआ करते थे, कांग्रेस के एमपी थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी किस्सा कुर्सी का, जिसमें शबाना आजमी और राज बब्बर थे, उसके प्रिंट को जला दिया गया। मित्रों, ये थी इमरजेंसी।